हालांकि सिलेबस में इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ कार्बन के यौगिक दे रखे हैं, ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ा दिए, लेकिन फिर भी अपन शॉर्ट रूप में बिल्कुल इनके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार कार्बन को लेकर के यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और क्या है बेटा, फुलरीन है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे भाई, हीरा। हीरा को जानते हो क्या होता है भाई, चलो, डायमंड है ना, हीरा या डायमंड। आपको मालूम है हीरा मुलायम होता है कि कठोर होता है, कठोर होता है। कभी देखा है हीरे को, किसने देखा है, फिर तो आपकी एफआईआर करवानी चाहिए। कहाँ देखा, सुनार की दुकान में, है ना। तो ध्यान रखना भाई, हीरा जो है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो लिखना, यह प्रकृति में पाए जाने वाला यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। लिखना, क्योंकि इनमें प्रत्येक कार्बन, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन चार बंधों से जुड़ा रहता है। प्रत्येक जो कार्बन होता है वो कितने बंधों से जुड़ा होता है भाई, चार बंधों से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसीलिए जब हम हीरे को तोड़ते हैं तो क्या बेटा इसको आसानी से तोड़ पाते हैं क्या, नहीं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की क्या पड़ती है, अपने को आवश्यकता पड़ती है। तो लिखना, इसीलिए हीरे को तोड़ने के लिए, इसीलिए हीरे को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, इसीलिए हीरे को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हीरे को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह दूं कि हीरा जो होता है विद्युत का वह ऊष्मा का चालक होता है कि कुचालक होता है बेटा, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। क्योंकि आप जानते हैं बेटा हीरे में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में क्या ले लेते हैं, भाग लेते हैं, और कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो हीरा होता है ये विद्युत का क्या होता है भाई, कुचालक होता है। तो नेक्स्ट लिखना, हीरे में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन, हीरे में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं। हीरे में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है। लिखना, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसीलिए यह विद्युत का व ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। अगर आपसे कह दे कि 1 कैरेट हीरा बराबर कितना होता है, 1 कैरेट हीरा बराबर आप लिखेंगे 200 ग्राम। 1 कैरेट हीरा बराबर लिखेंगे 200 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है हीरे की संरचना
कैसी होती है बेटा? अष्टफलकीय होती है, चतुष्फलकीय होती है या षटफलकीय होती है? हीरे की संरचना जो होती है आप लिखेंगे चतुष्फलकीय। हीरे की संरचना होती है चतुष्फलकीय। उसके बाद में लिखना इसके उपयोग लिखना, इसके यूज लिखना बेटा। हीरे का उपयोग और कहाँ किया जाता है लिखना। सबसे पहले लिखना कांच काटने में। उसके बाद में लिखना इसका अपवर्तनांक लिखना भाई, 2.267। इसका अपवर्तनांक लिखना 2.267। अपवर्तनांक क्या होता है? यहाँ पर बेटा स्नेल का नियम आपने पढ़ा है कभी? स्नेल का नियम प्रकाश टॉपिक जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर स्नेल का नियम पढ़ागा, वहाँ पढ़ा था ना अपवर्तनांक। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1 होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपने देखा था, क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये था अपवर्तनांक का। तो यहाँ पर याद रखना 2.267 होता है। ठीक है भाई, चलेगा। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट आप लिखेंगे ग्रेफाइट। क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसके बारे में लिखना, यह चिकना मुलायम तथा हीरे से सस्ता होता है। यह चिकना मुलायम तथा हीरे से क्या होता है भाई? सस्ता होता है। कौन होता है? ग्रेफाइट। कौन होता है? ग्रेफाइट। अब यहाँ पर बेटा जो हैं 4 बंध हैं, चारों ही क्या कर रहे हैं? सॉरी, इसके जो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त रहता है, इसीलिए ये विद्युत और ऊष्मा का क्या करता है बेटा? चालन करता है। क्या करता है? चालन करता है। तो इसके बारे में लिखें, लिखना बेटा इसकी संरचना लिखे पहले। तो इसकी संरचना आपसे पूछेगा चतुष्फलकीय होती है, अष्टफलकीय होती है या षटकोणीय होती है या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो इसकी संरचना होती है षटकोणीय। लिखना इसकी संरचना, ऐसे बोल देते हो ना आप सनाब, जो मन में आए जो है ना लिखना लिखना षटकोणीय। संरचना बता तो रहा हूँ, षटकोणीय लिखो। लिख लिया भाई। उसके बाद में लिखना इसमें एक कार्बन, इसमें एक कार्बन 3 बंधों से, इसमें एक कार्बन 3 बंधों से जुड़ा रहता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण यह विद्युत व ऊष्मा का चालक होता है या सुचालक होता है। विद्युत व ऊष्मा का क्या होता है भाई? सुचालक होता है। लिख लिया बेटा, चलिएगा। इसके बाद में आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेफाइट जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। कहाँ किया जाता है भाई? पेंसिल बनाने में किया जाता है, बॉल बियरिंग में किया जाता है। ठीक है ना? तो लिखना उपयोग, लिखना पेंसिल बनाने में, पेंसिल बनाने में,
कोमा करके लिखें, स्नेहक के रूप में, स्नेहक लुब्रिकेंट, स्नेहक के रूप में, और लिखना भाई बॉल बियरिंग में, किसका उपयोग किया जाता है भाई? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में लिखना तीसरे नंबर पर फुलरीन। फुलरीन फुलरीन के बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक तो पूछा जाता है कि फुलरीन जो है इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? कैसी होती है भाई? फुटबॉल के समान होती है। कैसी होती है? हाँ, कार्बन 60। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना भाई, इसकी संरचना फुटबॉल के समान। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, इसकी संरचना को बताया बंक मिस्टर फुलरीन ने। बंक मिस्टर फुलरीन ने। अब यहां पर कार्बन 60 होता है, वो क्या उपयोग करता है बेटा? हाँ, कार्बन 60। तो लिखना फुलरीन का संबंध कार्बन 60 से है, याद रखेंगे। ठीक है, फुलरीन का संबंध किससे है? कार्बन 60 से है, पूछे तो। ठीक है भाई, तो ये था बेटा अपना कार्बन वाला टॉपिक। कौन सा टॉपिक था बेटा? कार्बन 60 ही होता है। ठीक है, क्या कार्य करता है? इसके निर्माण में इसकी सहायता करता है। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा साबुन और अपमार्जक की। किसकी बात करेंगे? साबुन और अपमार्जक की बात करेंगे। ठीक है, ये आपका 12th बेस पे टॉपिक दिया हुआ है और मान के चलना कि यहाँ से आपके CET के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा साबुन और अपमार्जक। कल वो एक न्यू एडमिशन था, नहीं आई आज वो लड़की है भाई? अरे कल न्यू एडमिशन था, वो इंक्वायरी थी, वो नहीं आई आज। क्यों नहीं आई? चलो, क्या लिखना है बेटा? साबुन और अपमार्जक लिखना। साबुन एवं अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, इसके बारे में लिखना भाई 12 से 18 कार्बन युक्त उच्च वसीय अम्लों को 12 से 18 कार्बन युक्त उच्च वसीय अम्लों के, ऐसे लिखना, उच्च वसीय अम्लों के लिखना सोडियम व पोटेशियम लवण 12 से 18 कार्बन युक्त उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? साबुन कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि साबुन क्या है, 12 से 18 कार्बन युक्त उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम और पोटेशियम लवण होंगे उनको अपन क्या कहेंगे बेटा? साबुन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे C17 H35 COONA, C17 H35 COONA। ठीक है, ये क्या है बेटा?
ये स्टीयरिक है। ये क्या है? स्टीयरिक। स्टीयरिक क्या है? यहाँ पर उच्च वसीय अम्ल है। क्या है बेटा? उच्च वसीय अम्ल। अब मैं आपसे कह दूं कि C15H31COONA, C15H31COONA, ये क्या है बेटा? पामेटिक। क्या है भाई? पामेटिक। C15H31COONA। उसके बाद में मैं आपसे कह दूं C16H33, C16H33 COOK। ठीक है, ये क्या है बेटा? ओलिक अम्ल। क्या है? ओलिक अम्ल। ये स्टीयरिक है, ये पामेटिक अम्ल है, ये कौन सा है बेटा? ओलिक अम्ल। इन सभी को अपन क्या कह सकते हैं? यहाँ पर क्या कह सकते हैं बेटा? उच्च वसीय अम्ल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उच्च वसीय अम्ल। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है, साबुन का सामान्य सूत्र, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साबुन का सामान्य सूत्र लिखेंगे RCOONA या RCOOK लिखेंगे। ये साबुन का सामान्य सूत्र है भाई। या तो सोडियम लवण होंगे या कौन से होंगे? पोटेशियम लवण होंगे। ठीक है। आर यहाँ पर क्या है बेटा? कार्बन नहीं, आर नहीं, एल्किल समूह है। हाँ, आर बराबर क्या है? लिख लो, एल्किल समूह। एल्किल समूह C12 से कितना है बेटा? C18। C12 से C कितना है? C18। लिखना बेटा एल्किल ग्रुप क्या होता है? एल्किल समूह। एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह क्या होता है, इसके बारे में लिखना एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को अलग करने पर, एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करने पर भाई? अलग करने पर मुक्त संयोजकता वाला समूह एल्किल समूह होता है। ठीक है भाई। अब एल्केन क्या होता है बेटा? एल्केन कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। सूत्र क्या लिखा था आपने? CnH2n+2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CnH2n+1। ये क्या है बेटा? एल्किल समूह। ये एल्केन हो गया और ये क्या हो गया? एल्किल समूह। लिखो इस बात को। ये एल्केन हो गया, ये क्या हो गया? एल्किल समूह हो गया। ठीक है भाई। अब ये अपने पास में बेटा क्या है? उच्च वसीय अम्ल है। क्या है? उच्च वसीय अम्ल। यदि अपन इनको NaOH या KOH के साथ में क्या कर दें? इनको गर्म कर दें, तो अपने को क्या प्राप्त होगा? साबुन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई? साबुन। तो नेक्स्ट लिखना बेटा साबुनीकरण।
साबुनीकरण क्या होता है? साबुनीकरण, साबुनीकरण लिखना, यदि उच्च वसीय अम्लों को, यहाँ पर बार बार मैं नहीं लिखवाऊंगा, लिखवा दिया यहाँ पर, ठीक है बेटा? लिखना, उच्च वसीय अम्लों को यदि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड व KOH के साथ गर्म कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए तो साबुन प्राप्त होता है। साबुन प्राप्त होता है। नेक्स्ट एरो से लिखेंगे, साबुन प्राप्त करने की यह प्रक्रिया, साबुन प्राप्त करने की यह प्रक्रिया, साबुन प्राप्त करने की यह प्रक्रिया साबुनीकरण या सोपरीफिकेशन कहलाती है। साबुनीकरण या सोपरीफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? सोपरीफिकेशन कहलाती है या साबुनीकरण कहलाती है। देखिएगा बेटा, अपने साथ, अपने पास यहाँ क्या है? उच्च वसीय क्या है? अम्ल है। और इस उच्च वसीय अम्ल को हम किसके साथ में बेटा? NaOH या फिर किसके साथ में? KOH के साथ में क्या कर दें? गरम कर दें। तो अपने को क्या प्राप्त होगा बेटा? साबुन प्राप्त होगा। और साबुन प्राप्त करने की यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? साबुनीकरण कहलाएगी। इसको भी बिल्कुल आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बना के दिखाऊं? तो जाओ वो सारे लेके आओ, ये उच्च वसीय अम्ल वगैरह है बेटा। यहाँ इतना टाइम नहीं है बेटा अपने पास में, है ना? लिखो, ठीक है। उच्च वसीय अम्ल NaOH के साथ में क्या करेंगे या KOH के साथ में क्या करेंगे? यहाँ लिख लो, इसको गर्म करेंगे, साबुन प्राप्त होगा। और साबुन प्राप्त करने की ये जो प्रक्रिया होगी वो सोपरीफिकेशन या क्या कहलाएगी? साबुनीकरण कहलाएगी। लिख लिया भैया आपने? नेक्स्ट लिखना बेटा, CH2COOR, CH2COOR, COOR, और फिर लिखेंगे CH2COOR, COOR। यदि इसको अपन क्या करें बेटा? 3NaOH, 3NaOH तो करेंगे, इसके साथ गर्म करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा भाई? RCOONA मिलेगा। और इसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे बेटा? साबुन कहेंगे। क्या कहेंगे? साबुन। कैसे भाई? CH2OH, CH2OH, CHOH और यहाँ पर CH2OH। ये क्या है बेटा? ग्लिसरॉल है। क्या है? ग्लिसरॉल। हाँ, ग्लिसरॉल, ठीक है। और ग्लिसरॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है बेटा? पारदर्शी साबुन के निर्माण में। जैसे कि वो एक साबुन आती है ना, कौन सी आती है पारदर्शी? पियर्स, है ना? तो यहाँ पर आप नोट करके लिख लें, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का उपयोग पूछा जाता है एग्जाम में, सीधा लिख लो। ग्लिसरीन का उपयोग पारदर्शी साबुन के निर्माण में, पारदर्शी साबुन के निर्माण में किया जाता है।
ग्लिसरॉल का उपयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है बेटा? पारदर्शी साबुन के निर्माण में किया जाता है। लिखना, नेक्स्ट लिखना, NaOH से निर्मित साबुन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से निर्मित साबुन प्रसाधन साबुन होती हैं या टॉयलेट सोप होती हैं? NaOH से निर्मित साबुन प्रसाधन साबुन या टॉयलेट साबुन होती हैं। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि बेटा KOH, जब मैंने आपको क्षार पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने पोटेशियम क्या लिखवाया था बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखवाया था। क्या लिखवाया था भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखवाया था। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लिखवाया था कि जो सॉफ्ट साबुन होती हैं, मुलायम साबुन होती है, उनको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। और साथ में एक और लिखवाया था, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के अवशोषक के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है? KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट लिखना, KOH से निर्मित साबुन, KOH से निर्मित साबुन लिखना मृदु साबुन होती हैं, सॉफ्ट सोप होती हैं। मृदु साबुन जैसे कि लिख सकते हैं बेटा शेविंग क्रीम, मृदु साबुन जैसे शेविंग क्रीम, फेस वॉश लिख सकते हैं, मुख दामन, और शैम्पू लिख सकते हैं आप, आदि। लिख लिया भैया आपने? उसके बाद में लिखना साबुन से कपड़े धोने की प्रक्रिया। साबुन से कपड़े धोने की प्रक्रिया, या लिखना मिसेलीकरण। साबुन से कपड़े धोने की प्रक्रिया या लिखना मिसेलीकरण। ठीक ना? कपड़े धोने सीख रहे हो है ना? नेक्स्ट एक लाइन लिखना बेटा, जल विरागी सिरा वसा या तेल में विलय होता है। जल विरागी सिरा जल विरागी सिरा वसा या तेल में क्या होता है भाई? विलय होता है। लिखेंगे C17H35 COONA, C17H35 COONA क्या है बेटा? ये स्टीयरिक वसी अम्ल है। अब क्या करेंगे बेटा? इसका आयनन करेंगे। क्या करेंगे? आयनन। तो हमारे पास में क्या हो गया बेटा? C17H35 COO- और Na प्लस। इसका आयनन कर दिया तो हमारे पास में क्या हो गया भाई? ठीक है, C17H35 COONA। अब ये वाला जो पार्ट होता है C17H35 वाला, C17H35 और यहाँ पर जो COO- है, ठीक है, ये कौन सा भाग होगा और Na वाला जो है ये कौन सा भाग होगा? तो इसको तो हम क्या कह देंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन वाला भाग कह देंगे। कौन सा कह देंगे? हाइड्रोकार्बन वाला भाग। और ये कौन सा हो जाएगा? ध्रुवीय भाग। लिख लो, ये हाइड्रोकार्बन भाग और वो लिख लें आप ध्रुवीय भाग। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन भाग।
हाइड्रोकार्बन भाग जल में अविलय होता है। हाइड्रोकार्बन वाला भाग जो होता है ये क्या होता है भाई, जल में अविलय, घुलता नहीं है भाई ये, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कौन सा भाग है, C17H35COO माइनस, ठीक है, लिखना। इसलिए इसे जल विरागी या जलरोधी या जल प्रतिकर्षी भी कहते हैं। इसे जल विरागी, जलरोधी या जल प्रतिकर्षी भी कहते हैं, या फिर इसे हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोफिलिक नहीं लिखेंगे आप, हाइड्रोफिलिक मत लिखो, हाइड्रोफिलिक जल स्नेही को बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में लिखना जल में विलय ध्रुवीय भाग, जल में विलय ध्रुवीय भाग जिसे जल स्नेही, जल रागी या जल आकर्षी भाग कहते हैं। जल रागी, जल स्नेही या जल आकर्षी भाग कहते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बेटा आपको यहाँ ये बताना है ध्रुवीय सिरा कौन सा है और जल विरागी सिरा कौन सा है। तो अपन एक मिसेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, एक मिसेल। देखिएगा बेटा, जब अपन कपड़ों को धोते हैं, किसको धोते हैं, कपड़ों को धोते हैं, तो देखिएगा ये जो है, ये मान के चलो कि आप क्या है, तेल की बूंद है। हाँ, वॉशिंग मशीन में दो, हाथों से दो, कैसे भी दो, आपको कपड़े धो रहे हो, ठीक है। मान के चलो कि थोड़ी सी देर हम यहाँ पर क्या धो रहे हैं बेटा, कपड़े। ये क्या है बेटा, तेल या वसा की बूंद। तेल या क्या है, वसा की बूंद। अब इस तेल या वसा की बूंद के चारों ओर किसका निर्माण हो जाएगा बेटा, हाँ भाई क्या नाम है, विजेंदर, वेरी गुड। किसका निर्माण हो जाएगा भाई, मिसेल का निर्माण हो जाएगा। हैं, किसके पास में, वही तो है ना। नेक्स्ट ये जो होंगे सारे नेगेटिव भाग होंगे। हाँ, ठीक है, बना लो एक ये छोटी सी संरचना। ये ध्रुवीय सिरा हो जाएगा इसका, ध्रुवीय सिरा, जिसे अपन क्या कह देंगे बेटा, जल रागी। जल रागी कह देंगे, ठीक है। ये वाला जो होता है ये जल विरागी होता है। जल विरागी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डायग्राम आप लिख लेंगे मिसेल की संरचना। मिसेल की संरचना ठीक है, नोट लगा करके लिखना। बना ली भाई सभी ने ये संरचना, नोट लगा करके लिखो।
हाइड्रोकार्बन भाग वसा या तेल में विलेय है, अतः यह तेल या विलेय तेल ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन भाग वसा में या तेल में क्या है बेटा, विलेय है। लिखेंगे अतः यह तेल या मैल की बूंद के चारों ओर, अतः यह तेल या मैल की बूंद के चारों ओर पूंछनुमा संरचना बना लेता है, पूंछनुमा संरचना बनाता है, जिसे मिसेल कहते हैं। ठीक है भाई, जिसे क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। इसके बाद में लिखना बेटा, मिसेल की पूंछनुमा संरचना में मिसेल की पूंछनुमा संरचना में हाइड्रोकार्बन समूह अंदर की ओर हाइड्रोकार्बन समूह अंदर की ओर तथा ध्रुवीय भाग बाहर की ओर होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें कब होती है बेटा, जब हम कपड़ों पर क्या लगाते हैं, साबुन लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लिखना नेक्स्ट एरो से, कपड़ों पर साबुन लगाने के बाद, कपड़ों पर साबुन लगाने के बाद मिसेल का निर्माण होता है। उसके बाद लिखना, कपड़े को पानी में धोया जाता है, कपड़े को पानी में धोया जाता है तो मिसेल दाग सहित जल में चली जाती है तथा कपड़ा साफ हो जाता है। दो नोट लगा करके लिखना भाई। पहला नोट लिखें, मिसेल कभी भी स्कंदित नहीं होती है, मिसेल कभी भी टूटता नहीं है भाई। ठीक है ना, लिखना मिसेल कभी भी स्कंदित नहीं होती है। अगर स्कंदित हो गया तो कपड़े साफ ही नहीं होंगे। मिसेल कभी भी स्कंदित नहीं होती है। उसके बाद में लिखेंगे, मिसेल का अवक्षेपण नहीं होता है। दूसरे नोट में अवक्षेपण भी नहीं होता है। अब लिखेंगे कारण, एक छोटा सा टाइटल लगाओ कारण, फिर लिखना क्योंकि प्रत्येक मिसेल समान रूप से धनावेशित होती है कि ऋणावेशित होती है विजेंद्र? अरे ये आवेश दिख रहा है यार दादा। प्रत्येक मिसेल क्या होती है, ऋणावेशित होती है, यही तो बता रहा हूं मैं। लिखो प्रत्येक मिसेल बाहर की ओर कहाँ पॉजिटिव होता है, ये ध्रुवीय सुरा हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, लिखना प्रत्येक मिसेल ऋणावेशित होते हैं, अतः यह परस्पर प्रतिकर्षित
करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, अतः इनका ना तो स्कंदन होता है, अतः इनका ना तो स्कंदन होता है और ना ही अवक्षेपण होता है, ना ही स्कंदन होता है और ना ही क्या होता है भाई, अवक्षेपण होता है। ठीक है, ये था भाई आपका साबुन। क्या था? साबुन। ठीक है, कल हम बात करेंगे किसकी? अपमार्जक। किसकी बात करेंगे बेटा? अपमार्जक की बात करेंगे। ठीक है, तो साबुन में आपने देखा है, वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। साबुन 12 से 18 कार्बन युक्त उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम जो लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन। साबुन का सामान्य सूत्र आप RCOONA या RCOOK, इसके साथ या तो सोडियम लवण होंगे या क्या होंगे? पोटेशियम लवण होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपने बेटा कई बार ये आपसे सामान्य सूत्र पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया पामेटिक जो वसीय अम्ल है इसका सामान्य सूत्र है। ठीक है, स्टेरिन का सामान्य सूत्र है, ओलिक अम्ल का जो उच्च वसीय अम्ल है इसका सामान्य सूत्र है। तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में बेटा हमने क्या किया, जब इन उच्च वसीय अम्लों को सोडियम और किसके साथ में? पोटेशियम लवणों के साथ में क्या किया? गर्म किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ भाई? साबुन। और साबुन प्राप्त करने की यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाई? सोपरिफिकेशन कहलाई या साबुनीकरण कहलाई। क्या कहलाई बेटा? साबुनीकरण कहलाई। इसके बाद में हमने देखा कि हमारे को क्या प्राप्त हुआ था बेटा? ग्लिसरॉल। क्या प्राप्त हुआ? ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल का उपयोग आपने देखा कहाँ पर किया जाता है? पारदर्शी साबुन बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है भाई? पारदर्शी साबुन बनाने में किया जाता है। उसके बाद में मैंने आपको लिखवाया है कि मृदु साबुन बनाया, प्रसाधन साबुन बनाया, है ना। मृदु साबुन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि शेविंग क्रीम है, मुख दामन है ना, शैम्पू है, ये सभी क्या है? क्या है बेटा? मृदु साबुन है। किसका? मृदु साबुन है। और इसका उपयोग जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होता है। किससे होता है? और NaOH से कैसे साबुन निर्मित होते हैं बेटा? टॉयलेट साबुन, जिनको अपन क्या कहते हैं? प्रसाधन साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रसाधन साबुन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या किया बेटा? उच्च वसीय अम्लों को आपने किया और यहाँ पर मिसेल निर्माण की प्रक्रिया को आपने समझा। मिसेल निर्माण की प्रक्रिया में आपने देखा बेटा क्या? यहाँ पर C17H35, इधर देख लो, C17H35 COONA, जिसको क्या कह रहे थे? स्टेरिक। जब इसको अपन ने आयनन किया, आयोनाइजेशन किया, तो यहाँ पर बेटा हमारे को एक सिरा हाइड्रोकार्बन भाग प्राप्त हुआ और एक सिरा कौन सा? ध्रुवीय सिरा। हाइड्रोकार्बन जो भाग है ये जल में अविलय और ये क्या है? विलय। ठीक है, लेकिन इसके बाद में हमने देखा कि इनका जो प्रत्येक सिरा होता है मिसेल का, वो कैसा होता है बेटा? ऋणावेशित। कैसा होता है भाई? ऋणावेशित, जो कि तेल की बूंद के चारों ओर किसका निर्माण कर लेते हैं? मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो पूरा मिसेल होता है, जो कपड़ों की गंदगी होती है, किस में आ जाती है बेटा? पानी में आ जाती है और ये कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है ना, इतनी बात हमने किस में की है? यहाँ पर इस साबुन के निर्माण में की है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना बेटा इसको, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है।